दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जीसीएस को लेके ग्लासगो कॉमा स्केल। एक्चुअल में होता क्या है, ये एक मेजरमेंट स्केल है जिसमें हम कॉन्शियसनेस का जो लेवल है एक हेड इंजरी के पेशेंट में, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हेड इंजरी हुई है, ब्रेन इंजरी हुई है, उसका कॉन्शियस लेवल कितना है हमको ये देखने के लिए इस जीसीएस स्कोर का, जीसीएस स्केल का यूज करना होता है। डेफिनेशन आपके सामने है जो कि क्लियरली बोलती है कि टू मेजर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर ब्रेन इंजरी। जब हमें ब्रेन की कॉन्शियस लेवल का पता करना है तो इसमें कुछ एक गेट भी हमको यूज करना पड़ेंगे, जैसे कि आई हो गया अपना आंख, है ना। आई की कुछ एक चीजें हैं जो हमें देखना रहेंगी। हमें उसका वर्बल रिस्पॉन्स, मतलब वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कितना बोल रहा है, साउंड है, वर्ड है, ये देखना रहेगा। और तीसरी चीज इसमें रहेगी वो रहेगा मोटर यानी कि मूवमेंट। उस ब्रेन इंजरी इंजरी या हेड इंजरी वाले जो मरीज की मूवमेंट्स क्या है, किस लेवल का उसके अंदर मूवमेंट है, आपकी कमांड फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सभी बातें आगे आपको जानने को मिलेंगी। तो कंटिन्यू करते हैं जीसीएस स्कोर। सबसे पहला स्टेप है आई। आई में हमें क्या देखना है कि अगर कोई पेशेंट है और वो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग के साथ आता है, सपोज दैट एक कल्लू नाम का मरीज है और वो आपके पास आया, हेड इंजरी हुई है उसको, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई है, देख रहा है बढ़िया कल्लू, तो कल्लू को हम आई ओपनिंग के तौर पे स्कोर देंगे E4। अगर कल्लू आंखें बंद करके आया है, हेड इंजरी हुई है, उसकी आई क्लोज है, अगर हमने उसको बुलाया, कल्लू क्या नाम है तुम्हारा, पूछा है ऐसे करके, कहाँ गिरे, और उसने अपनी साउंड से, मतलब डॉक्टर की साउंड सुनकर आई ओपनिंग की, उसने उसकी आंख खोली, तो स्कोर आएगा E3। अगर कल्लू आंख आवाज देने पर भी नहीं खोल रहा है तो हम कल्लू को पिंच करेंगे। हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया और कल्लू ने आंखें खोल दी, तो आ गया स्कोर E2। अगली कंडीशन में कल्लू आंखें नहीं खोल रहा, चाहे आप साउंड कर दो, चाहे आप पिंच कर दो, उसको ना आंखें खोलना, मतलब E1। तो ये चार स्कोर हमने दिए हैं आई के बेसिस पे, E4, E3, E2 या E1, जो कि पेशेंट की डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है वर्बल रिस्पॉन्स, यानी कि वो कल्लू जो हमारे पास हेड इंजरी से अफेक्टेड है, आया है, उसका वर्बल रिस्पॉन्स या साउंड प्रोडक्शन कैसा है। अगर कल्लू सब कुछ सही बता पा रहा है कि साहब मेरा नाम कल्लू है, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ, उस जगह पे मेरी बाइक टकरा गई, मैं गिर गया, फिर मैं आधा घंटे पड़ा रहा, फिर मेरे लिए हेल्प आई, फला फला फला, उसने सब कुछ बता दिया और अभी मैं सरकारी अस्पताल में हूँ, ये मेरे भाई बहन है, इस तरह से अगर वो सब कुछ बता पा रहा है तो हम बोलेंगे कल्लू जो है ना वो ओरिएंटेड है, तो स्कोर आएगा V5। अगर कल्लू डिसओरिएंटेड है, कंफ्यूज है, कल्लू ये नहीं बता पा रहा है कि साहब वो कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कितने टाइम हो गया गिरे हुए, आसपास के लोगों को नहीं पहचान पा रहा है, उसे टाइम का पता नहीं है कितना बजा होगा, ये सब कुछ अगर है तो हम बोलेंगे कल्लू है कंफ्यूज। ओरिएंटेड और डिसओरिएंटेड ये हम टाइम, प्लेस और पर्सन, इन तीन चीजों के बिहाफ पे करते हैं। अगर उसे टाइम का एक मोटा मोटा अंदाजा है कि टाइम कब गिरा, कैसे गिरा और अभी टाइम क्या हुआ है, तो हम टाइम के रिस्पॉन्स में पूछते हैं। अगर वो उसे प्लेस का पता है, कहाँ गिरा, अभी कहाँ पर है, तो हम एक प्लेस का रेफरेंस लेते हैं। और पर्सन, जिनको वो जानता है, जो उसके किथन किन्स हैं, अगर वो उनको सही से बता पा रहा है तो हो गया कि कल्लू जो है वो टाइम, प्लेस और पर्सन के रेफरेंस में ओरिएंटेड है या कंफ्यूज है, और कंफ्यूज है तो फिर स्कोर आएगा V4। अगर कल्लू कुछ नहीं बता पा रहा, सिर्फ और सिर्फ वर्ड उसके मुंह से निकल रहे हैं, कल्लू का पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा है कि वो कहाँ गिरा, बस कुछ एक वर्ड निकाल पा रहा है, का, ता, पा, इस तरह से अगर कुछ एक वर्ड निकाल पा रहा है, अगर ये कंडीशन है तो स्कोर आता है V3। इसके नीचे जो वर्स्ट कंडीशन आती है, इससे और नीचे जाते हैं हम, तो आती है कि पेशेंट सिर्फ और सिर्फ साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है, वर्ड भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, साउंड मतलब आ ई ऐसे बोलता रहेगा, ये ई तो वर्ड हो गया, चिल्लाता रहेगा "आ" ऐसे करके, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ साउंड प्रोडक्शन वहां पर में है, तो ऐसी कंडीशन में
V स्कोर आएगा, वर्बल स्कोर आएगा V2, और अगर साउंड प्रोडक्शन है ही नहीं तो स्कोर आएगा V1। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा टारगेट, वो रहेगा मोटर रिस्पॉन्स। हमको देखना है कि कल्लू में मूवमेंट कितने हैं, या कल्लू हमारी कमांड को फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो पहला हमारा स्टेप आता है कि कल्लू ने अगर हमारी दी हुई कमांड फॉलो कर ली, हमने बोला कल्लू हाथ उठाओ, कल्लू ने हाथ उठा दिया, हमने बोला कल्लू पैर उठाओ, कल्लू ने पैर उठा दिया, तो यह कल्लू कमांड को फॉलो कर रहा है, यानी कि M6। अगली कंडीशन आती है M5, जिसमें अगर हम पेशेंट को पेन दें, कहीं दर्द दें, प्रेशर दें, और वो पेशेंट उस पेन या प्रेशर को लोकलाइज कर पाए और अपने शरीर के दूसरे अंग से, दूसरे हाथ या पैर से उसको हटा दे, उस स्टिमुलेशन को हटा दे, इसे बोलते हैं लोकलाइजेशन ऑफ पेन। अगर वो इस लेवल का है तो हम बोलेंगे M5। इसके अगले कंडीशन आती है, वो होती है नॉर्मल फ्लेक्शन। इसको हम विड्रॉल भी बोलते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मली जो उसके जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्स कंडीशन में रहते हैं, इस तरह से रहेंगे, बट रिजिड नहीं रहेंगे, फ्लेक्स रहेंगे। और अगर हम उक्त व्यक्ति को पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तो वो व्यक्ति पूरी बॉडी को वहां से विड्रॉ करता है। उसकी उसके ब्रेन का कॉन्शियस लेवल इतना नहीं है कि वो एक अंग से उस पेनफुल स्टिमुलाई को हटा सके या उसे लोकलाइज कर सके, बट उसकी ब्रेन को ये पता है कि कहीं ना कहीं पेन हो रहा है और उसकी बॉडी को उससे दूर हटना है, तो वो उसे विड्रॉ करेगा, हटेगा, पूरी बॉडी को दूर हटाएगा, वो कुछ जो करवट ले लेगा या सुकड़ेगा, इस तरह से उसे विड्रॉ करेगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्जन। अगर यही फ्लेक्जन बहुत टाइट हो जाए, बहुत रिजिड हो जाए, बहुत ही उसकी जो फिस्ट है वो क्लिंच हो जाए, मुट्ठियां उसकी बंधी हुई हो, तो इसे बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्जन। इसको बोलते हैं कि साहब ये M3 है, और इसको एक दूसरा साइंटिफिक टर्म देते हैं डिकॉर्टिसेट। डिकॉर्टिसेट टर्म भी इसको दिया जाता है। आगे आती है कंडीशन M2, जिसमें पेशेंट में एक्सटेंशन मिलेगा, जकड़ा हुआ मिलेगा मरीज हमारा एक्सटेंडेड कंडीशन में। तो ये कंडीशन होगी M2। बिल्कुल ऐसे उसके सारे जॉइंट, जो भी मूवमेंट, जो भी फ्लेक्जन में हमको पहली कंडीशन में दिख रहे थे, अभी वो एक्सटेंडेड होंगे, वहां पर में पूरा एक्सटेंशन मिलेगा। ये कंडीशन होगी M2। इसके आगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है, तो उसे बोलेंगे M1 कंडीशन। अब बात आती है कि स्कोरिंग कैसे करें, हमको ये कैसे देखें कि कौन सी इंजरी माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो अगर जीसीएस स्कोर 13 से ऊपर या 13 के बराबर आता है तो ये कैटेगरी बनती है माइल्ड कैटेगरी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है E4 V5 M5, यानी कि जो कल्लू आया है उसका आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस है, V5 में है कि वो ओरिएंटेड है, उसने अपना कल्लू नाम बता दिया कहाँ कैसे क्या गिरा हूँ, अभी कहाँ पर है, उसके चाचा ताऊ कौन साथ में आए हैं ये भी बता दिया उसने। और M5 में है कि वो पेन को लोकलाइज कर पा रहा है, आपने यहाँ पेन दिया उसने दूसरे हाथ से हटा दिया, ये लोकलाइजेशन हो गया। ठीक है। तो ये स्कोर आ गया आपका 14, यानी कि कल्लू को माइल्ड ब्रेन इंजरी हुई है। अगर हम इसके आगे चलते हैं तो उसमें अगर जीसीएस 8 से 12 या 9 से 12 है, ये दो दो फिगर है ना, 8 और 9 का बीच में थोड़ी सी गड़बड़ है, कंट्रोवर्शियल यहाँ पर मैं बयान है। कोई कुछ लोग इसको 8 से 12 मानते हैं, 8 टू 12, कुछ लोग उसको 9 टू 12 बोलते हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन आती है मॉडरेट में, यानी कि ब्रेन इंजरी मॉडरेट लेवल की हुई है। मेरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं E3 B3 M4 है ना, तो इसमें आती है 3 9 3 6 और 4 10। ठीक है, यानी कि जीसीएस स्कोर हो गया 10। इसमें अगर हम बात करूं, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं जिसमें E3 B3 M4 है, तो E3 मतलब आई ओपनिंग है उसकी साउंड पर, हमने उसे आवाज दी, कल्लू को आवाज दी, उसने आई ओपनिंग कर दी। V3 में यानी कि कल्लू सिर्फ वर्ड बोल पा रहा है, साउंड प्रोडक्शन के नाम पर उसके पास वर्ड है। और M4 में क्या है, वो नॉर्मल फ्लेक्जन यानी कि विड्रॉल कंडीशन में वो है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम मॉडरेट, है ना, यानी कि उसको ब्रेन इंजरी मॉडरेट लेवल की हुई है। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है सीवियर कैटेगरी, जिसमें हम जीसीएस स्कोर को मान के चलते हैं 8 या 9 से कम। अगर इतने स्कोर आ रहा है 8 से या 9 से बराबर या इसके कम आ रहा है, तो फिर इसको हम बोलेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो सीवियर ब्रेन इंजरी में है। अभी मेरे एग्जांपल में E2 V3 M2 है।
E2 की बात करें हम तो आई ओपनिंग ऑन पेन, हमने उसे दर्द दिया है तब उसकी आई ओपनिंग हो रही है। V3 हमारा एज इट इज है कि उसको खाली वर्ड बोल पा रहा है वो साउंड में, और M2 में उसको हमको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये सीवियर हेड इंजरी की कैटेगरी में आता है।